हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और इंडिया और रशिया की दोस्ती को हम जन्मों जन्म की दोस्ती कहते हैं। रशिया इंडिया का ऑल वेदर फ्रेंड कहलाया जाता है और काफी सारे वॉर्स में वेपन सप्लाई करने के मामले में रशिया ने इंडिया की डेफिनेटली बहुत मदद की है। बट क्या ये दोस्ती जो सरफेस पर दिखाई देती है ये सच में उतनी गहरी है जितना दिखाई देती है? क्या आपने कभी खुद से ये पूछने की कोशिश की है कि रशिया इंडिया के तरफ इतना काय को मेहरबान होता है? और क्या अगर आज इस वीडियो में मैं आपको ये प्रूफ करके बताऊं कि रशिया सामने से क्या दिखता है और पीठ पीछे उसके इंटेंशंस, रियल इंटेंशंस क्या है इंडिया को लेकर और क्या रहे हैं सिंस द पास्ट, तो आप इस बात पर यकीन करोगे क्या? क्योंकि मैं सारे फैक्ट्स, रिकॉर्डेड फैक्ट्स अपने साथ लेकर आया हूं और आइए जानते हैं, आप सभी को भी ये सारी चीजें जाननी चाहिए। तो ये वीडियो में बहुत सारे राज और रहस्य खुलने वाले हैं, सो स्टे टिल द एंड। इस वीडियो में मैं ये प्रूफ करके बताऊंगा कि कैसे दोस्त का नकाब पहना हुआ रशिया असल में इंडिया को अपना गुलाम बनाना चाहता था, चाहता है और चाहता रहेगा, ताकि आप लोग समझ सको कि मामला क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। साल 1947 भारत का सबसे ऐतिहासिक और सिग्निफिकेंट साल, एक ऐसा साल जहां एक तरफ भारत ब्रिटिश इंपीरियलिज्म से आजादी का जश्न मना रहा था, तो वहीं पर दूसरे ओर भारत विश्व के दो सुपर पावर्स के बीच पिस रहा था। द एरा ऑफ द कोल्ड वॉर। दोनों महादेश अमेरिका और सोवियत यूनियन लड़ रहे थे अपनी इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, अपने इन्फ्लुएंस को दुनिया भर में प्रोपोगेट करने के लिए। और यह क्यों जरूरी था? वेल, बिकॉज अमेरिका स्टूड फॉर कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी, और अमेरिका चाहता था कि उसके जो कोएलिशंस बने, यानी जिन कंट्रीज के साथ वो अच्छे रिश्ते रखे, अपनी खुद की एक कोएलिशन इंटरनेशनल फोर्स क्रिएट कर सके, उसके साथ उन कंट्रीज की विचारधारा मैच करे, ताकि ट्रेड वगैरह और इंटरनेशनल रिलेशन सारी चीजें अमेरिका के बेनिफिट में हो सके। और वही सेम चीज यूएसएसआर भी चाहता था, वो अपना कम्युनिज्म का इन्फ्लुएंस उन दुनिया भर के देशों में फैलाना चाहता था, ताकि उनके ऊपर उनका इन्फ्लुएंस अच्छा रहे। अपने इन्फ्लुएंस को दुनिया भर में फैलाना एक कंट्री के लिए, एक लीडिंग पावर के लिए डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी होती है, बिकॉज जितना ज्यादा इन्फ्लुएंस उतना फैलेगा, उतना ज्यादा उनको इंटरनेशनल सपोर्ट मिलेगा, उतना ज्यादा उनके स्ट्रॉन्ग रिलेशंस एस्टैब्लिश होंगे, ट्रेड के, टेक्नोलॉजिकल शेयरिंग के वगैरह वगैरह। सो इट्स डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट वेज टू डू तरक्की बेसिकली। अब अमेरिका अपनी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए ऑलरेडी कनाडा, फ्रांस जैसे बड़े बड़े वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को अपने इन्फ्लुएंस में लाना शुरू कर चुका था। और रशिया ऑन द अदर हैंड नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, ईस्टर्न यूरोप साइड के कंट्रीज को अपने साइड लेने की कोशिश कर रहा था। अगर हम बात करें एशियन कॉन्टिनेंट की, तो दोनों की नजरें पड़ी 1947 में न्यूली फॉर्म्ड हुए इकोनॉमीज इंडिया और पाकिस्तान पर। अब क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को अपने इन्फ्लुएंस में लाना ऑलरेडी शुरू कर चुका था, यूएसएसआर ने निशाना बनाया भारत को। भारत में 1917 के रशियन रेवोल्यूशन के दौर से ही काफी स्ट्रॉन्ग सोवियत आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस आ चुका था। इनफैक्ट हमारे देश में कम्युनिज्म की ओल्डेस्ट पार्टी, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, 1925 से ही एग्जिस्ट करती थी। लेकिन प्री इंडिपेंडेंस डेज में इस पार्टी की आइडियोलॉजी का इन्फ्लुएंस इंडिया में काफी कमजोर सा था और ये अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। पैसा बहुत था इनके पास। अब इसके बाद फ्रेंड्स, जो घटनाएं घटनी शुरू होती है वो भारत के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए चेंज करके रखने वाली है। और ये फैक्ट्स और डेटा हम कहीं से भी ऑनलाइन सोर्स से नहीं उठा रहे हैं, बल्कि हम रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी, जो उस टाइम पे यूएसएसआर की इंटेलिजेंस एजेंसी हुआ करती थी, केजीबी, उसके डायरेक्टर ऑफ आर्काइव्स वैसिली मित्रोखिन द्वारा लिखी गई एक बुक मित्रोखिन आर्काइव्स से मैं आपको बताऊंगा। अब केजीबी क्या थी? बेसिकली आज के टाइम पे जैसे इंडियन रॉ है, वैसे उस टाइम पे यूएसएसआर की इंटेलिजेंस एजेंसी थी। कॉमिटेट गोसुदार्स्त्वेनोय बेजोपेस्नोस्ती उसका फुल फॉर्म है, और ये लोग सीआईए के बराबर थे उस जमाने में। दे वर वेरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंट एजेंसी थी जो हेवीली फंडेड थी, और ये लोग हमेशा दूसरे कंट्रीज में वल्नरेबिलिटीज ढूंढते थे और अपने इन्फ्लुएंस को वहां पे घुसाने की कोशिश करते थे। लेकिन टू बैड, यही सीक्रेट एजेंसी के अपने खुद के डायरेक्टर ऑफ आर्काइव्स, जो कि सारे डेटा को स्टोर करके रखते, जो जो ऑपरेशंस चल रहे थे उनको कंट्रोल नहीं कर पाए, और डायरेक्टर ने ये सारी चीजें लीक कर दी इन द फॉर्म ऑफ मित्रोखिन आर्काइव्स। तो वहीं से हम सारी चीजें खोल रहे हैं। सो यू कैन बी वेरी श्योर दीज आर एज क्लोज एज फैक्ट्स, बिकॉज जो ऑपरेशंस कर रहे थे वही खुद आपको बता रहे हैं कि क्या हो रहा था वो टाइम पे। सो यूएसएसआर का प्लान बिल्कुल सिंपल था। सबसे पहले तो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी केजीबी की मदद से इंडिया के सीपीआई को और ज्यादा एग्रेसिवली अपने इन्फ्लुएंस में लाना, और फिर उन्हें फंड करना शुरू करना, ताकि यूएसएसआर अल्टीमेटली उस टाइम की इंडिया की नेहरू गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके भारत में अपनी एक पपेट गवर्नमेंट बनाकर इंडिया को इन्फ्लुएंस कर सके। अब प्लान बिल्कुल सिंपल था और काम भी कर रहा था।
लेकिन इस पूरे प्लान को इंडिया के इंटेलिजेंस ब्यूरो ने काइंड ऑफ फिगर आउट कर लिया। बट टू बैड फॉर इंडिया, क्योंकि जैसे ही नेहरू ने इनके अगेंस्ट एक्शंस लेना स्टार्ट किया, उन्हें पता चला कि सोवियत तो ऑलरेडी हमारी इंडियन एम्बेसी में तक इनफिल्ट्रेट कर चुकी थी, टू द पॉइंट कि उन्होंने ऑलमोस्ट सारे के सारे इंडियन ऑफिसर्स को अपने साइड कर लिया था। और ऐसा करने के लिए उनके कुछ बेसिक स्ट्रैटेजीज होते हैं। सबसे पहले तो इंडियन ऑफिसर्स को मंथली पेमेंट्स यानी पैसों से खरीदो, which used to be around 4,000 to lakhs of rupees per month based on the position and power of that official। और दूसरा रशियन स्पैरोज, मतलब अट्रैक्टिव बट ट्रेन फीमेल सोवियत एजेंट्स को इंडियन ऑफिसर्स के साथ सेक्सुअल रिलेशंस एस्टैब्लिश करना यानी सेक्सपियोनेज करने के लिए भेजा जाता था, और फिर उनके न्यूड एंड कॉम्प्रोमाइजिंग पिक्चर्स को लीक करने की धमकी देके उन्हें फोर्सफुली अपने साइड ले लिया जाता था। यानी धीरे धीरे करके इन ऑफिसर्स को भी आइडियोलॉजिकली कम्युनिस्ट बनाने की पूरी कोशिश सोवियत कर रहा था। सो यहां पर सोवियत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था। सोवियत वाज एंटी इंडिया एंड एंटी नेहरू एज वेल। एंड व्हाई आई से एंटी इंडिया? बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन जो लीडिंग फादर्स थे वो टाइम पे इंडिया के, और वो भी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, वो ये क्लियर पार्शियलिटी नहीं दिखाना चाहते थे या तो सोवियत की तरफ या तो यूएस की तरफ। वो लोग अपना खुद का इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी बनाना चाहते थे, एक प्रैक्टिकल आइडियोलॉजी जिसको यूज करके इंडिया आगे बढ़ सकता था। और कॉन्स्टिट्यूशन में काइंड ऑफ ये झलक आप देख भी सकते हो। तो यहां पर सोवियत अपनी आइडियोलॉजी को जबरदस्ती घुसाने की कोशिश कर रहा था इंडिया में। लेकिन फिर उसके बाद सोवियत ने यह ऑब्जर्व किया कि 1956 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नेहरू ने एंग्लो फ्रेंच इन्वेजन ऑफ इजिप्ट के अगेंस्ट तो वोट किया, लेकिन सोवियत इन्वेजन ऑफ हंगेरी में यूएसएसआर के अगेंस्ट वोट नहीं किया। क्योंकि इस इवेंट के बाद यूएसएसआर को नेहरू का पोटेंशियल प्रो सोवियत साइड दिखने लगा, तो उन्होंने इंडियन पॉलिटी में एंटर करने की अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज कर ली। उनका न्यू प्लान सिंपल था, गवर्नमेंट से फ्रेंडली रिलेशंस एस्टैब्लिश करना शुरू करो और धीरे धीरे करके इंडियन गवर्नमेंट में ही अपने लोगों को प्लांट और पेनिट्रेट करना शुरू करो, ताकि रूट लेवल पर ही कम्युनिज्म की विचारधारा आने लगे। इनफैक्ट सीपीआई के प्रोमिनेंट मेंबर मोहन कुमार मंगलम के हिसाब से सीपीआई कभी इंडिविजुअली पावर में नहीं आ पाई, और इसीलिए उन्हें कांग्रेस पार्टी में एंटर करके धीरे धीरे टॉप लीडरशिप को सोशलिस्ट डिसीजंस लेने के लिए इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। आई नो, काफी वेल थॉट प्लान था, राइट? भारत उस वक्त में अपनी गरीबी से लड़ रहा था और ये सारे देश पावर की तलाश में क्या क्या कर रहे थे। सो यस, इस प्लान के पहले शिकार बने लेफ्ट लीनिंग लीडर कृष्ण मेनन, जिसे केजीबी ने ही प्लान किया था और जो 1957 में इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी बने, और जिनकी मदद से केजीबी ने इंडिया का डिफेंस ट्रेड वेस्ट से शिफ्ट करके टुवर्ड्स सोवियत भी करवा दिया। अब मूविंग फॉरवर्ड, इसके कुछ टाइम बाद जब 1964 में नेहरू का देहांत हुआ, तब भी केजीबी चाहती थी कि भारत का नया पीएम लेफ्ट लीनिंग गुलजार नंदा ही बने, लेकिन बन गए शास्त्री जी, जो कि एज वी ऑल नो फार राइट नेशनलिस्ट थे। सो गेस व्हाट, शास्त्री जी जब उज्बेकिस्तान के ताशकेंट में इंडो पाकिस्तान पीस एग्रीमेंट साइन करने के लिए गए, तब उनकी सडन डेथ हो गई अंडर वेरी मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस। अब शास्त्री जी के डेथ के पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी थी, इसके लिए आप द ताशकेंट फाइल्स करके एक इंडियन मूवी है, उसे देख सकते हो। उसमें ब्यूटीफुली इसको बताया गया है कि किस तरीके से क्लियरली पता चल रहा है कि शास्त्री जी की मौत अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस हुई थी, एंड स्टिल इंडियन गवर्नमेंट ने उस वक्त में एक पोस्टमार्टम भी नहीं कराया। शास्त्री जी की मौत के बाद केजीबी का अगला निशाना बन गई इंदिरा गांधी। अब फर्क यहां पर बस इतना था कि इंदिरा गांधी के साथ सोवियत के काफी अच्छे रिश्ते थे। इनफैक्ट एक बार जब वो वहां पर सोवियत में विजिट करने के लिए गई थी, तब उन्होंने खुद अपने फादर जवाहरलाल नेहरू को खत लिखकर भेजा था कि मुझे यहां बहुत अच्छा ट्रीट किया जा रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं यहां पर स्पॉइल हो जाऊंगी। सो क्लियर सी बात है, सोवियत इंदिरा गांधी पर भरोसा कर सकती थी, लेकिन इनके रिलेशंस इतने भी गहरे नहीं थे कि केजीबी 100% श्योर हो जाए कि इंदिरा गांधी को सोवियत की पपेट गवर्नमेंट बनाने के लिए राजी कर दिया जा सकता है। यानी सोवियत का स्टैंड अभी भी फिलहाल पूरा प्रो कांग्रेस नहीं था, और इसीलिए 1967 के इलेक्शंस के दौरान भी केजीबी सीपीआई को काफी ज्यादा फंड कर रही थी, ताकि वो कांग्रेस को आउट करके खुद पावर में आ सके। अब इतने फंडिंग्स के बाद भी सीपीआई पावर में तो नहीं आ पाई, लेकिन 1967 के इलेक्शंस के बाद जो कांग्रेस पार्टी जीती थी, उसके अराउंड 30-40% एमपीज कंप्लीटली अंडर केजीबी इन्फ्लुएंस आ गए थे। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी में एक प्रॉब्लम आ गई थी।
एक ही पार्टी में इंदिरा गांधी की लेफ्ट लीनिंग आइडियोलॉजी का एक फैक्शन बन गया था और मोरारजी देसाई की राइट लीनिंग आइडियोलॉजी का एक दूसरा फैक्शन। अब इस सिचुएशन को आप कंपेयर कर सकते हो अभी हाल ही के महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पॉलिटिकल स्ट्रगल से बिटवीन एकनाथ शिंदे एंड उद्धव ठाकरे फैक्शंस। मामला उस वक्त भी कुछ वैसा ही था। सो बेसिकली इससे इंदिरा गांधी का पावर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था क्योंकि मोरारजी देसाई डेप्यूटी पीएम थे। सो सोल अथॉरिटी किसी भी केस में सिर्फ उनकी ही नहीं हो सकती थी और इसीलिए पावर को अपने हाथ में कंसंट्रेट करने के लिए इंदिरा गांधी ने एक मास्टर प्लान बनाया। उन्होंने मेजॉरिटी में आने के लिए 1969 में सीपीआई के साथ हाथ मिला लिया और एक कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म कर ली। यानी इससे फाइनली केजीबी ने सक्सेसफुली इंडिया की रूलिंग पार्टी में अपनी आइडियोलॉजी पेनिट्रेट कर लिया था। अब इस अलायंस के बाद यूएसएसआर के प्रति अपने एलिजियंस को प्रूव करने के लिए इंदिरा गांधी ने सबसे पहले 1969 में सोवियत के साथ एक सीक्रेट एग्रीमेंट ऑफ फ्रेंडशिप साइन किया, जिसके बारे में सिर्फ 13 लोगों को ही पता था बाय द वे। और फिर उसके बाद कुछ ही सालों में 14 मेजर बैंक्स को नेशनलाइज भी कर लिया गया। सो क्लियरली कांग्रेस पार्टी के लिए ऑल वाज नॉट गोइंग वेल, लेकिन नॉट फॉर टू लॉन्ग, क्योंकि बस 5 ही महीनों में सीपीआई ने कांग्रेस पार्टी के सभी मेंबर्स को अपने साइड कर लिया और इंदिरा गांधी को ही प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट से और यहां तक कांग्रेस से भी बाहर निकलवा दिया। वेल क्लियरली इंदिरा गांधी ने गलत लोगों से दोस्ती कर ली थी। अब ऑफ कोर्स विदाउट कांग्रेस इंदिरा गांधी पॉलिटिक्स में सरवाइव नहीं कर सकती थी और कांग्रेस पार्टी में उनकी री एंट्री सिर्फ एक ही चीज से हो सकती थी, सोवियत अलायंस। सो केजीबी के मदद से 1971 में इंदिरा गांधी वापस पावर में आई and this time with the same name, ex-prominent CPI member मोहन कुमार मंगलम as India's mines minister। अब ये दौर इंडिया में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के स्प्रेड के लिए एक मेजर टर्निंग पॉइंट था। मतलब रशिया का इन्फ्लुएंस इंडिया में इतना था कि केजीबी ने खुल्लम खुल्ला दिल्ली में एक रशियन इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फॉर इंडिया ही सेटअप कर लिया था। प्रोमिनेंट इंडियन मिनिस्टर्स खुद सामने से केजीबी एजेंट से इंडिया के सीक्रेट इंफॉर्मेशन के बदले में $50,000 मांग रहे थे। 1973 तक भारत के टॉप 10 न्यूज एजेंसीज केजीबी फंडेड हो चुके थे। कांग्रेस पार्टी को हर स्टेट में जीतने के लिए सोवियत खुद अलग से फंड ऑफ $2.5 मिलियन दे रहा था। सोवियत से पीएमओ में खुद सूटकेस भर भर के फंड्स जमा हो रहे थे। देश की स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि रशियन इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फॉर इंडिया के हेड ओलेग कैलुगिन का खुद का यह कहना था कि इंडिया वाज लिटरली अप फॉर सेल। अब फ्रेंड्स यहां पर जस्ट अ फूड फॉर थॉट। सो इंदिरा गांधी के टाइम पे ऑल इंडियंस वर प्रो हर। इंदिरा गांधी को इंडियन लोगों का इतना समर्थन मिल रहा था वो वक्त में जितना शायद आज तक किसी भी प्रधानमंत्री को नहीं मिला हो। सो दैट मीन्स इंदिरा गांधी का इन्फ्लुएंस ओवर पीपल कितना रहा होगा। मतलब उनके गलत स्टेप्स भी लोगों को सही लग रहे होंगे और लोग उसे पूरे दिल से समर्थन दे रहे हैं और इंदिरा गांधी को कंट्रोल किया जा रहा था कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ओवर हियर एक आइडियोलॉजी का आपकी लाइफ में कितना इंपैक्ट होता है और कैसे आइडियोलॉजीज को पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए यूज किया जाता है। मींस आप क्या कर रहे हो, आप टोटली गलत काम कर रहे हो सकते हो, बट जस्ट बिकॉज आपका इन्फ्लुएंस और आपका पावर इतना होगा कि लोग उस आइडियोलॉजी पे इतना बिलीव करेंगे कि आपको गलत काम भी सही लगने लगेगा। एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज टेल इवन इन माई साइंस चैनल कि कभी भी किसी आइडियोलॉजी से अपने आप को एसोसिएट मत करो, बिकॉज आइडियोलॉजी बनी ही होती है पॉलिटिकल कंट्रोल के लिए। मतलब आपकी पावर किसी और के हाथ में। यू थिंक इंडिपेंडेंटली, यू थिंक रैशनली, अपने मन से सोचो। आइडियोलॉजी को अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ, वेदर दैट इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और इट्स अ रिलीजियस आइडियोलॉजी, बिकॉज ट्रूथ सीकिंग उतना ही मुश्किल आपके लिए हो जाएगा। अब आइडियोलॉजी से बात करते हैं। सो उस वक्त इंडिया की सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी काफी हद तक अपना इन्फ्लुएंस गेन कर रही थी। अब कम्युनिज्म में या फिर सोशलिज्म में और कैपिटलिज्म में डिफरेंस क्या होता है, इसे हम एकदम बेसिक लैंग्वेज में समझेंगे और उसके बाद हम इसके इफेक्ट्स को एक कंट्री पर जानेंगे। कम्युनिज्म, इस आइडियोलॉजी में इंडिविजुअल अपने एबिलिटी से इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है और उसे वापस उसकी नीड के हिसाब से पैसे मिलते हैं। अब सोशलिज्म आइडियोलॉजी में भी उसके एबिलिटी के हिसाब से ही पे जरूर वो करता है, लेकिन मिलता उसे अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस के हिसाब से। अब कैपिटलिज्म में इकोनॉमिक प्लानिंग फ्री मार्केट के हिसाब से होती है। कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म इन दोनों आइडियोलॉजी में इकोनॉमिक प्लानिंग गवर्नमेंट करती है। ओनरशिप ऑफ इकोनॉमिक सोर्सेज की बात करें तो कैपिटलिज्म में इकोनॉमिक रिसोर्सेज की ओनरशिप प्राइवेट होती है एंड ऑल्सो प्रॉपर्टीज भी प्राइवेट पार्टी ओन कर सकती है। कम्युनिज्म में इकोनॉमिक रिसोर्सेज गवर्नमेंट ओन्ड होता है और कंट्रोल्ड भी, और इंडिविजुअल्स प्रॉपर्टीज ओन नहीं कर सकते हैं।
आज भी चाइना में प्रॉपर्टी 70 इयर्स के लीज पर बेची जाती है, यानी आप उसे खरीदते नहीं हो, उसके यूजिंग राइट्स लेते हो। सोशलिज्म, यहाँ पर इंडिविजुअल्स प्रॉपर्टीज ओन कर सकते हैं, मगर इंडस्ट्रीज और प्रोडक्शन कैपेसिटी कम्युनली ओन्ड होती है बाय डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। अब क्लास डिस्टिंक्शन की बात करें तो कैपिटलिज्म में क्लासेस होता है, कोई रिच और कोई पुअर होते हैं। कम्युनिज्म में क्लासेस को एबॉलिश किया गया है और सब इक्वल अर्न करते हैं। सोशलिज्म में क्लास एग्जिस्ट होता है पर उनमें इतने वाइड डिफरेंसेस नहीं होते और ऐसा पॉसिबल भी है कि कुछ लोग थोड़ा ज्यादा अर्न करें। रिलीजन की बात करें तो कैपिटलिज्म इज नॉट कंसर्न्ड विद रिलीजन, अपने हिसाब से लोग रख सकते हैं अगर रखना है तो। कम्युनिज्म की बात करें तो रिलीजन एबॉलिश होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफिशियली एक एथिस्ट गवर्नमेंट है और रिलीजियस बिलीवर्स उसे ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि कार्ल मार्क्स जो कि फाउंडर थे कम्युनिज्म के, उनके हिसाब से रिलीजन एक सस्ता नशा है। इट्स लाइक एन ओपियम जो कि पॉलिटिकली अपने फायदे के लिए यूज किया जाता है। सोशलिज्म की बात करें तो सोशलिज्म में फ्रीडम ऑफ रिलीजन होता है। वेलफेयर की बात करें तो कैपिटलिज्म में वेलफेयर उनके लिए ही होता है जो उसे अफोर्ड कर सके, जैसे यूएसए जहां पर आपको हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए इंश्योरेंस लेना जरूरी है। कम्युनिज्म में यूनिवर्सल सोशल वेलफेयर होता है विद ज्यादा इंपॉर्टेंस ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन, और सोशलिज्म सबका वेलफेयर किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बिना करता है। सो अब फ्रेंड्स, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट में कम्युनिस्ट का होल्ड बढ़ चुका था, तो आइए जानते हैं कि कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी थ्रू आउट द वर्ल्ड कितनी सक्सेसफुल रही है और इंडिया का फ्यूचर क्या होता अगर चीजें ऐसे ही चलती रहती तो। सो कम्युनिज्म की केस स्टडी के लिए हम लेते हैं चाइना कंट्री को। सो चाइना कंट्री ने काफी सारे सोशलिस्ट पॉलिसीज अपनाए थे, उसका इंपैक्ट क्या हुआ एंड व्हाई दे शिफ्टेड टू कैपिटलिज्म इन सर्टेन सेक्टर्स। सो माओ जेडोंग, जिनकी आइडियोलॉजी को आज हमारे यहाँ पर नक्सलवाद कहा जाता है या माओवाद कहा जाता है, 1949 से 77 तक चाइना इनके रूल में था और उनके रूल के दौरान चाइना एक कोर कम्युनिस्ट कंट्री था। उनके पीरियड में 1958 के ग्रेट लीप फॉरवर्ड इस इकोनॉमिक प्लान ने इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन पर एम्फसाइज किया, लेकिन क्योंकि इस प्लान में एग्रीकल्चर को इतना फोकस नहीं दिया गया था तो प्रोडक्शन लो हो गया और इसी वजह से इस प्लान से चाइना में ग्रेट चाइनीज फैमीन आ गया और टेंस ऑफ मिलियंस लोगों की मौत हो गई। चाइना की इकोनॉमी डाउनवर्ड ट्रेंड पर थी और फिर 1980 से चाइना ने अपनी इकोनॉमी को कुछ सेक्टर्स में कैपिटलिस्टिक लीनिंग कर दिया और उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEZs ओपन कर दिए, स्टॉक मार्केट्स ओपन किए। फॉर एग्जांपल शंघाई एंड शेंजन स्टॉक एक्सचेंजेस, अपने पावर कंपनीज को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट किया और इन पॉलिसीज से जो ग्रोथ हुआ वो रिजल्ट आप यहां पर ग्राफ में देख सकते हो। पर जहां पर एक तरफ इंडियन मीडिया और पॉलिटिशियंस के घर रशियन पैसों से भर रहे थे, वहीं इंडियन इकोनॉमी की हालत कुछ ऐसी हो रही थी। इसके बाद 1973 में इजराइल अरब वॉर में यूएस के इजरायली सपोर्ट के विरोध में अरब कंट्रीज ने ऑयल प्राइसेस 70% से बढ़ा दिए। इससे दुनिया के साथ इंडिया में भी क्राइसिस आ गए। हमारे यहाँ पर BOP यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस यानी फॉरेक्स रिजर्व्स की शॉर्टेज आ गई और इससे अल्टीमेटली हमारे इंडिया में अगले 3 से 4 सालों में इन्फ्लेशन 20% से बढ़ गया और अनएम्प्लॉयमेंट और फूड रायट्स बढ़ने लग गए। इसके बाद कुछ 8 सालों में यूएसएसआर की रेजिम यानी कि लीडरशिप में चेंज हुआ। मिखाइल एस गोर्बाचेव ने सोवियत लीडरशिप को हाथ में लिया। उनके हाथ में लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी आते ही मानो कोल्ड वॉर की डायरेक्शन ही चेंज हो गई। कोल्ड वॉर अपने नाम के तरह ही कोल्ड होने लग गया, यानी कि इस कॉन्फ्लिक्ट की इंटेंसिटी कम होने लगी। गोर्बाचेव ने सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम्स में रिफॉर्म्स लाए और सोवियत सिस्टम को टोटलिटेरियन रेजिम से डेमोक्रेटिक बना दिया। मिखाइल ने ईस्टर्न यूरोप की सोवियत ब्लॉक कंट्रीज जैसे पोलैंड, हंगरी और ईस्टर्न जर्मनी के फॉल पर भी कोई आवाज नहीं उठाई। गोर्बाचेव के इंटरनल रिफॉर्म्स ने तो उसकी खुद की कम्युनिस्ट पार्टी को भी वीक कर दिया और अब ये दुनिया को क्लियरली दिख रहा था कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी अपने फॉल पर थी। और इस सब के बाद पावर शिफ्ट रशिया के तरफ हो गया एंड फाइनली कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फेल होकर 1991 के एंड आते आते यूएसएसआर गिर गया और रशिया जैसी 15 नई कंट्रीज का जन्म हो गया। 1991 में यूएसएसआर के गिरते ही कोल्ड वॉर का भी एंड हुआ। नए बने रशिया से इंडिया ने एक और फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन तो किया, लेकिन अब ये दोस्ती पहले जितनी गहरी नहीं थी क्योंकि अब कोल्ड वॉर खत्म हो चुका था और इंडिया की अब रशिया के लिए उतनी जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं थी। इनफैक्ट रशिया ने तो अपने नेबरिंग कंट्रीज लाइक चाइना और सोवियत मेंबर्स से रिलेशंस अच्छे करने शुरू कर दिए। यानी बेसिकली अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट इंडिया को रशिया ने इस्तेमाल करके छोड़ दिया। और बात रही KGB की, तो यूएसएसआर के डिसोल्यूशन के साथ ही उसे भी दिसंबर 1991 में डिसॉल्व कर दिया गया और इससे यह साफ था कि KGB डिसॉल्व यानी इंडिया में ऑपरेशंस भी बंद और ऑपरेशंस बंद यानी पॉलिटिशियंस की फंडिंग भी बंद हो गई और इसी के साथ ही इंडिया का भी सोशलिज्म का हैंगओवर उतर गया
लेकिन इट वॉज टू लेट, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में एक मेस क्रिएट हो चुका था। सोशलिस्ट पॉलिसीज के चलते हमारी इकोनॉमी के पास अपने डेट्स को रीपे करने के लिए फॉरेक्स रिजर्व्स बस 2 ही हफ्तों के बचे हुए थे। हमारी हालत कुछ आज के श्रीलंका से बदतर हो गई थी और यहां नरसिम्हा राव गवर्नमेंट को समझ में आ गया था कि हमें अगर कोई चीज बचा सकती है तो वो है इंडियन इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन। एंड दिस वाज द मोमेंट जहां पर इंडिया कैपिटलिज्म की तरफ टिल्ट होने लगा। सबसे पहला स्टेप, गवर्नमेंट ने आईएमएफ से 67 टन्स ऑफ गोल्ड को कोलैटरल रखा, $2.2 बिलियन का लोन लिया और वैसे ही मई में 20 टन्स गोल्ड को यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड ज्यूरिच और 47 टन गोल्ड रख के बैंक ऑफ इंग्लैंड से $600 मिलियन लिए और अपने डेट्स को रिपे किया। गवर्नमेंट का दूसरा स्टेप था 4 सेक्टर्स में पॉलिसी रिफॉर्म स्ट्रैटेजी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स, लाइसेंस राज हटाना, इन्वेस्टमेंट में एफडीआई लेकर आना अलाउ करना और ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स। एक्सपोर्ट को कॉम्पिटिटिव करने के लिए रुपीस को 20% से डीवैल्यू कर दिया गया और एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग इजीली अवेलेबल करवा दिया गया। पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स की बात करें तो पीएसयूज को फ्रीडम दे दी कि वो इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले सके एट वेरियस लेवल्स। एक्सपोर्ट सब्सिडीज को एबॉलिश कर दिया गया और इन सब सीड्स के फ्रूट्स आज हम देख सकते हैं कि इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व वाली कंट्री है। सो फ्रेंड्स, इस सब से हम क्लियरली ये देख सकते हैं कि फॉर्मर रशिया जो कि यूएसएसआर था, उसने क्लियरली हमें अपने फायदे के हिसाब से यूज किया। और आज इंडियंस इतने इमोशनल हो जाते हैं रशिया या यूएसएसआर का नाम सुनकर, बिकॉज उनको लगता है कि उनकी पॉलिसीज प्रो इंडिया थी। बट अब आपको पता चल रहा है कि कैसे एक वायरस सेल को होस्ट बना के उसके अंदर के सारे न्यूट्रिशन को छीन लेता है, उसी तरीके से यूएसएसआर भी इंडिया के साथ करते आ रहा था। सो रशिया वॉज नेवर अ वेल विशर ऑफ इंडिया। लेकिन इस देश का नाम सुनकर बहुत से इंडियंस इमोशनल हो जाते हैं, इवन आज की तारीख में। वेल, जियोपॉलिटिक्स में गेम हमेशा नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर होता है। सो इट्स इवन पॉसिबल कि आज के तारीख में भी रशिया हमें यूज करने की कोशिश कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, रशिया ने हमारे जापान और जर्मनी के साथ वाले G4 ग्रुप को छोड़ने के बाद ही हमारी यूएनएससी की परमानेंट सीट के लिए सपोर्ट की बात की है। दूसरा, अफगानिस्तान के तालिबान टेक ओवर के बाद से उसने इंडिया का किसी भी तरह का मिलिट्री हेल्प करने के लिए मना कर दिया। सो यहां पर वापस से वो नेगोशिएशंस का टेंशन चालू है, पावर इम्बैलेंस की, पावर पुश एंड पुल। सो इस सिचुएशन में आपको क्या लगता है, क्या रशिया इंडिया को अपना लाइफ लॉन्ग फ्रेंड पकड़ के चल रहा था या चल रहा है? वेल, द आंसर इज नो। ऑन द अदर साइड, अगर हम यहां पर मोर ऑफ अ नेचुरल फ्रेंड किसी देश को कंसिडर कर सकते हैं तो वो जवाब होगा इजराइल। बिकॉज इजराइल और इंडिया का डायनामिक कुछ ऐसा है कि नेचुरल फ्रेंडशिप पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि दोनों देश और उनके प्रॉब्लम्स में काफी सिमिलैरिटीज है जो वो दोनों एक साथ मिलकर डील करना चाहते हैं। एंड इसीलिए इजराइल इंडिया का एक बेटर नेचुरल फ्रेंड बन सकता है। इजराइल के ऊपर मैं एक पूरा वीडियो आपके लिए बनाऊंगा जिसमें हम इन्हीं डायनामिक्स की डिटेल में बात करेंगे। विद दैट सेड फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।